नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा कुमारी एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है क्या यह वही आदमी है और इसके लेखक है सुशांत मोहन। तुम बिहारी लोग भी ना झोला उठाकर सीधे दिल्ली चले आते हो। पढ़ाई, दवाई, कमाई, मजदूरी, नौकरी सब कुछ तुम लोगों को दिल्ली में चाहिए। फिर बिहार में रहते क्यों हो भाई? चले आओ उठकर यहीं। ऐसे ही दिल्ली की राजनीति पर तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है। फिर तो मस्त होकर राज करना, कहकर समरेश ने जोर से ठहाका लगाया और गौरव के दाएं कंधे को झकझोर दिया। तुम नहीं समझ पाओगे समरेश, दिल्ली की चकाचौंध में पले बढ़े लोग भला क्या समझेंगे हम मेहनत कशों को। अरे पढ़े नहीं तो क्या करें? तुम ही बताओ ना भाई। पापा रात दिन खेतों में काम करते हैं, फिर बाढ़ में गंगा मैया सब कुछ अपने साथ लेकर चली जाती है। कभी सूखा पड़ गया तो कभी ढाक के 3 पात। भाई ऐसे में पढ़ाई से हम नौकरी हासिल करके अपनी नियति तय करते हैं, इसलिए आते हैं दिल्ली। पढ़ेंगे, नौकरी मिलेगी तो छोड़ देंगे तेरी दिल्ली, रहना आराम से, कोई घर बसाने थोड़े आए हैं। गौरव बोलते बोलते मायूस हो गया। समरेश को बात समझ में आ गई कि गौरव ने उसकी बात को दिल पर ले लिया है। उसने बात को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा, तुम भी ना हर बात पर सेंटी हो जाते हो। अच्छा ये बता कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो प्राची को साथ लेकर जाओगे या कोई बिहारन ढूंढ लोगे? सुना है तेरे बिहार में सरकारी नौकरी लगने पर दहेज में मोटी रकम मिलती है। प्राची तो फ्री में गले पड़ जाएगी ना, और तुम्हें भारी नुकसान हो जाएगा। गौरव ने हंसकर समरेश की बात को बड़े चालाकी से टालते हुए कहा, साला दिन भर बकैती करते रहता है। चल पटेल चेस्ट चलकर मामू की दुकान पर चाय पीते हैं, फिर तेरी वाली भी वहीं होगी, साथ में ही सुट्टा सुलगा लेना। लेकिन समरेश टस से मस नहीं हुआ। उसने फिर से प्राची की बात छेड़ दी। अच्छा बताओ ना, मोटी रकम दहेज में मिलेगी फिर भी प्राची से ही शादी करोगे? तुम्हें कोई शक है क्या? अटपटे ढंग से गौरव ने जवाब दिया। शक तो नहीं है मित्र, लेकिन दुविधा जरूर है। किस बात की समरेश? अपने मन में तुम जानो, लेकिन मेरे मन में तनिक भी दुविधा नहीं है। अरे दुविधा तो उनके मन में होती है जो सुविधा में पले बड़े होते हैं। मैं तो असुविधाओं के बीच जन्मा हूँ, इसलिए कोई दुविधा हो ही नहीं सकती। जो फैसला एक बार कर लिया तो कर लिया। इस बार गौरव ने दमदार ढंग से अपनी बात कही। तुम पर मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है, लेकिन जो सुन रखा है ना दहेज को लेकर, इसलिए दुविधा है दोस्त। खैर तुम तो हीरा हो हीरा मेरे बिहारी भाई। चल इसी बात पर चाय तो ऑर्डर कर दे, और हाँ एक बड़ी गोल्ड फ्लैग भी बोल देना। समरेश ने अब इस बात को आगे नहीं खींचना चाहा। समरेश को बाय कहकर गौरव कमरा पर पहुंचा ही था कि इसके मोबाइल की घंटी बजी। हेलो हेलो, हाँ बोलो प्राची। अरे अभी तो समरेश के साथ चाय पीकर लौटा हूँ। एग्जाम को लेकर टेंशन है यार, बस फ्रेश होकर लाइब्रेरी जाऊंगा, फिर रात को लौटूंगा तो तुमसे बात होगी। नहीं तो ऐसा करो तुम भी लाइब्रेरी आ जाओ। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। पापा ने मेरे लिए एक लड़का देख लिया है। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, अच्छी सैलरी है उसकी। घर से दबाव है कि मैं उसी से शादी करूं और इसी हफ्ते मिलकर शादी की बात फाइनल करूं। प्राची ने एक सांस में सारी बातें कह दी। अरे ऐसे कैसे कर लोगी शादी? तुम्हें तो अपने करियर पर अभी ध्यान देने की जरूरत है। पापा से बात करो। गौरव ने समझाने की कोशिश की। बात बहुत आगे बढ़ गई है गौरव, समझो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, कुछ करो। पापा को न कहने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती,
मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, अब तुम समझो यह सब कैसे होगा। इतना कहकर प्राची से सटने लगी। अच्छा ऐसा कर, तू निकल घर से और झंडेवालान मंदिर पहुंच, वहीं बैठकर बातें करेंगे, फिर सोचते हैं करना क्या है। गौरव की बात पर प्राची तैयार हो गई। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से राजीव चौक के लिए मेट्रो पकड़ते वक्त गौरव के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। उन प्रश्नों के जाल में वह उलझा ही रहा। तब तक राजीव चौक पर यात्रियों की रेला ने उसे धकेलकर बाहर कर दिया। द्वारका वाली मेट्रो में सवार होते ही उसने निश्चय कर लिया कि प्राची से आज ही शादी करेगा। मंदिर के पास पहले से बैठी प्राची को गले लगाते हुए गौरव ने कहा, प्राची आज से तुम मेरे साथ रहोगी, हम इसी मंदिर में आज ही शादी करेंगे, अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो आगे बढ़ो। मुझे क्यों ऐतराज होगा गौरव, तुम अपने परिवार को संभाल लेना, मैं अपने। हाँ तुम केवल कोई काम करना शुरू कर दो ताकि मैं अपने घर वाले को समझा सकूं। तो लॉक किया जाए प्राची? बिल्कुल गौरव। गौरव मुखर्जी नगर में स्थित एक कोचिंग में पढ़ाने लगा और प्राची एक कंपनी में काम करने लगी। धीरे धीरे गौरव की ख्याति बढ़ने लगी और वह एक कोचिंग खोलने की तैयारी में था। आगे चलकर उसने कोचिंग खोल लिया। अब प्राची कंपनी की नौकरी छोड़कर कोचिंग का प्रबंधन संभालने लगी। दोनों के जीवन में खुशी का पल तब आया जब प्राची ने एक बिटिया को जन्म दिया। गौरव ने बड़े धूमधाम से बिटिया की छठी मनाई, लेकिन इस खुशी में गौरव के परिवार का कोई भी व्यक्ति शरीक नहीं हुआ। गौरव ने पिताजी को और माताजी को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन दोनों इस बात से नाराज थे कि एक तो अपनी जात की लड़की नहीं है, दूसरे लाखों का दहेज हाथ से निकल गया। जाति समाज में बदनामी होगी सो अलग से। इसलिए पिताजी ने गौरव को सख्त हिदायत दे रखी थी कि वह गांव समाज के किसी व्यक्ति को अपनी शादी की बात न बताए। इधर प्राची बिटिया को गौरी कहकर बुलाती तो गौरव उसे प्रज्ञा। दोनों की इस बात पर मीठी तकरार भी हो जाती थी। देखते देखते बिटिया 2 साल की हो गई। प्राची बेटी की देख रेख में लगी रही, इसलिए कोचिंग के प्रबंधन हेतु एक व्यक्ति को गौरव ने अब रख लिया था। गौरव के पिता इधर कुछ दिनों से उस पर गांव में शादी के लिए दबाव बनाने लगे। गौरव के घर वालों का मानना था कि उसे गांव में शादी कर लेनी चाहिए और प्राची से हुई शादी को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। गांव में यह चर्चा खूब होती थी कि गौरव को कोचिंग से बहुत आमदनी है। यही सुनकर लड़की वाले गौरव से शादी का प्रस्ताव लेकर आते थे और संजय बाबू को मोटी रकम दहेज में देने की बात भी करते थे। छपरा जिला के सर्वेश बाबू से संजय बाबू की बात भी पक्की हो गई। 10 लाख रुपए, एक 4 चक्का गाड़ी, सोने के आभूषण और घर का सारा सामान देने पर बात बन गई। गौरव की एक बहन पटना के कंकड़बाग में रहती थी। उसके पति सड़क बनाने की ठेकेदारी करते थे। उसकी पहुंच बड़े बड़े नेता और नौकरशाहों तक थी। उसने अपने ससुर संजय बाबू को इस बात के लिए राजी कर लिया कि गौरव प्राची को पटना आने दे। उसने गौरव से संपर्क किया और अपनी शादी की सालगिरह पर पति पत्नी दोनों को आने के लिए तैयार कर लिया। गौरव ने यह बात प्राची को सुनाई तो वह बहुत खुश हुई और खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, मैं अपने ससुराल जाऊंगी, बिहार। गौरी अपने दादा दादी के घर। बहुत बढ़िया, दीदी और जीजा के लिए बढ़िया कपड़े लेना जी, सालगिरह पर जा रहे हो ना। और हाँ, मम्मी और पिताजी के लिए भी उनकी पसंद के कपड़े ले लेना। बस उन्हीं लोगों का आशीर्वाद बचा था, वह भी मिल जाएगा मेरी गौरी को। अब क्या चाहिए जी, सब कुछ मिल गया। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। तुम कहते थे पापा नहीं मानेंगे, मान गए ना जी। प्राची का मन बिहार की लिट्टी चोखा खाने का कर रहा था। पटना में गंगा नदी पर बने गांधी सेतु और गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली को देखने का उसका मन मचलने लगा। प्राची इससे पहले कभी बिहार नहीं आई थी। वह बिहार के किसी शहर से भी अनजान थी।
वह अपने पति गौरव के गांव का नाम तक नहीं जानती थी। उसने विश्वास को वरण किया था। गौरव में उसने ईश्वर का रूप ही तो देखा था, इसलिए बाकी सारी बातें उसके लिए बेकार थी, बकवास थी। वह बिहार आने को गौरव से अधिक उतावली थी। सपनों को पंख की और विश्वास को कारण की आवश्यकता नहीं होती। प्राची इसी स्वप्न एवं विश्वास को साथ लिए पटना पहुंच जाती है। सालगिरह की तैयारियां चल रही हैं। संजय बाबू अपने भाइयों संग पहुंच चुके हैं। गौरव सभी से विनम्र भाव से मिल रहा है। प्राची अपनी ननद और अन्य महिलाओं के बीच खुश नजर आ रही है। गौरी को सभी अपने गोद में रखने को बेताब हैं, लेकिन प्राची एवं गौरी की पहचान परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी को नहीं हो। इसको बड़े तरीके से किया जा रहा था। प्राची समझ नहीं पा रही थी, लेकिन गौरव सब समझकर भी अनजान बना हुआ है। गौरव दिल्ली से आने के बाद बेहद सतर्क और गुमसुम रहने लगा है। तैयारियों के बीच बीच में वह अपने जीजाजी, पिताजी, चाचा और माँ से बात करते रहता है। ए गौरव, सुनो तनी, सर्वेश बाबू बड़ा मालदार पार्टी बाड़न, समाज में इज्जत भी बा उनकर, लड़की भी बढ़िया बा। अरे एकरा से का मिली तोरा? फिर से शादी करब तो गांव समाज में इज्जतो रही और धन संपत्ति मिली तो ओकरा से कोई काम धंधा हुई। पिताजी की बात सुनकर गौरव चुप रह जाता है, कोई प्रतिकार नहीं करता। माँ, चाचा, बहन, जीजा सभी समझाते हैं। एक बात समझ जाइए, माँ पिताजी के कारण ही आप हैं और आपके कारण ये लोग नहीं हैं। इनका गांव समाज में इज्जत है, इसको मिट्टी में मत मिलाइए। बात मान जाइएगा तो प्रगति कीजिएगा। माता पिता के आशीर्वाद से ही संतान फलता फूलता है। अब इन लोगों की जिंदगी के दिन ही कितने हैं? इनके बाद सभी धन के मालिक तो आप ही हैं ना? जीजाजी ने गौरव को समझाते हुए कहा। अरे तोरा का हो गेल बारे गौरव, तोहर मती मार ले लो बाबू दिल्ली वाली। एको अच्छा बात तोहरा समझ में ना आवत बा। माँ कहकर रोने लगती है। माँ को रोती देखकर गौरव भी सहमति में हाँ कह देता है और मन को निष्ठुर कर लेता है। लालच में आने पर मनुष्य का मन निष्ठुर और प्रवृत्ति दानवों वाली हो जाती है। गौरव के तैयार होते ही सब साथ बैठकर कल की योजना बनाने लगे। इसी बीच गौरी दौड़ती हुई आकर गौरव की गोद में बैठ गई। गौरी को गोद में लिए गौरव उठकर प्राची के पास चला गया। प्राची, सालगिरह के बाद कल हम लोग माँ पिताजी के साथ अपने घर छपरा जिला चलेंगे। शादी के बाद तुम कभी घर नहीं गई हो, इसलिए माँ पिताजी की इच्छा है कि बहू घर पर चले, तुम्हारा भी मन लग जाएगा। और हाँ, गांधी सेतु भी देख लेना, उसी रास्ते में है। अरे क्या यह सच है गौरव? तब तो बहुत मज़ा आएगा गांव में। मैं गांव में कभी भी नहीं रही हूँ। हरे भरे खेत खलिहान, चारागाहों में विचरते पशुओं के झुंड, जल से भरे तालाब, शून्य गगन में उड़ते बादल। आह, कितना सुंदर होगा वह गांव। थैंक यू गौरव, कहकर प्राची गांव की सुंदर कल्पना में खो गई। आषाढ़ के दिन में झमाझम वर्षा हो रही थी। बीच बीच में वर्षा रुकने पर उमस बढ़ती। प्राची के लिए यह असहनीय हो जाता। गांव जाने के लिए 2 गाड़ियां थी। एक गाड़ी में प्राची, गौरी, गौरव, गौरव की दीदी, जीजा बैठे थे, तो दूसरी गाड़ी में संजय बाबू और परिवार के अन्य लोग। संध्या का समय था। योजना के अनुसार गौरव की गाड़ी आगे चल रही थी, जो गांधी सेतु पर जाकर रुक गई। उस समय कम ही गाड़ियां वहां से आवाजाही कर रही थी। गौरव ने प्राची को गाड़ी से बाहर निकालकर गांधी सेतु का विहंगम नजारा देखने के लिए कहा। प्राची उत्साहित होकर बाहर निकली और सेतु के किनारे खड़ी होकर गंगा की लहरों से आ रही शीतल बयार को अपने में समेटने की कोशिश में खो गई। इतने में गौरव, उसके जीजाजी और बहन ने प्राची को जोर से पकड़ लिया और बहती गंगा के जल सैलाब में उसे फेंक दिया। फिर गौरव की माँ ने गौरी को गंगा की गोद में उछाल दिया। सभी अपनी अपनी गाड़ियों में निश्चिंत भाव से बैठकर घर के लिए निकल पड़े। मन मुताबिक काम हो जाने पर जो भाव एक जल्लाद के मन में आता है, वही भाव दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के मन में भी आता है। गले की हड्डी बनी प्राची और गौरी को
गंगा में विसर्जित करके संजय बाबू मन ही मन गौरव की शादी को लेकर खुश हो रहे थे। गौरव की माँ को जात बहू से छुटकारा मिल गया था। दीदी जीजा अपनी कुशल योजना पर इतरा रहे थे। गौरव के मन में नए ख्वाब सजने लगे थे। सबको अपनी सफल योजना गंगा के रौद्र रूप पर विश्वास था, जिससे बचना किसी के लिए भी असंभव था। घर पहुंचकर सभी आगामी योजना पर काम करने लगे। अगले ही दिन सर्वेश बाबू घर पर पहुंच गए। गौरव को देखकर मन ही मन खुश हुए और संजय बाबू से कहा, समधी साहेब जल्दी कोई मुहूर्त निकलवाइए। गौरव बेटा भी अधिक दिनों तक यहाँ नहीं रह सकते, आखिर कोचिंग भी तो देखना है ना। गांव में कब तक बैठे रहेंगे? ठीक है सर्वेश बाबू, पहले गाड़ी तो इनके मन से खरीद दीजिए, फिर सब तेजी से होने लगेगा। चलिए कल ही पटना चलते हैं, वहीं गाड़ी शोरूम में गाड़ी बुक हो जाएगी। बात पक्की हो गई। सुबह सुबह सर्वेश बाबू के साथ संजय बाबू और गौरव पटना के लिए निकल गए। शोरूम में बैठे हुए गौरव का ध्यान वहां रखे हुए अखबार पर गया। वह उसे उठाकर पढ़ने लगा। अंदर के पृष्ठ पर गंगा नदी के तट पर पटना से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर एक महिला की अचेत अवस्था में मिलने की खबर प्रकाशित हुई। खबर में यह भी था कि महिला अभी बेहोश है और उसका इलाज पटना के एक सरकारी अस्पताल में पुलिस की देखरेख में चल रही है। रिपोर्टर ने आशंका जताई थी कि यह मामला आत्महत्या की हो सकती है, लेकिन जब तक महिला होश में नहीं आती तब तक कुछ कहना मुश्किल है, जिस पर नजर पड़ते ही गौरव परेशान हो गया। वह सर्वेश बाबू से जल्दी काम करवाने के लिए कहने लगा। संजय बाबू को कहा कि आज हम लोग दीदी जीजा जी के घर पर ही रुकेंगे। गाड़ी बुक हो गई। गौरव पिताजी के साथ अपनी दीदी के घर चला गया। सर्वेश बाबू छपरा वापस चले गए। गौरव के मन में अखबार वाली खबर ने हलचल मचा दी। उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसने सबसे यह खबर बताना मुनासिब नहीं समझा। इधर प्राची रात में ही होश में आ गई। उसकी हालत बहुत खराब थी। शरीर तप रहा था, तेज बुखार थी, गोरा रंग मुरझा गया, होठ काले पड़ गए। होश में आते ही वह गौरी गौरी चिल्लाने लगी। सिपाही के पूछने पर पता चला कि गौरी उसकी 2 साल की बेटी है। उसने पुलिस को सारी बात बता दी, लेकिन पुलिस के लिए अपराधी को ढूंढना बहुत मुश्किल था, क्योंकि प्राची गौरव का नाम, कंकड़बाग और छपरा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती थी। न किसी का नाम, न ही किसी जगह का नाम। हाँ, पुलिस को उसने जरूर बताया था कि वह जिस घर में रही थी उस घर को पहचान सकती है। फिर क्या था, थानेदार ने एक जिप्सी पर 4 पुलिस वालों के साथ एशिया के सबसे बड़े कहे जाने वाले मोहल्ले कंकड़बाग के एक एक घर को देखना शुरू करा। दूसरे दिन प्राची ने उस घर को पहचान लिया। पुलिस ने उसी समय गौरव की दीदी, जीजा और पिताजी को धर दबोचा। दूसरी तरफ पटना पुलिस, छपरा पुलिस के सहयोग से गौरव के गांव से उसकी मां को भी पकड़कर पटना ले आई। जब प्राची को पता चला कि गौरी को भी इन लोगों ने बहती गंगा में फेंक कर मार डाला, तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। वह रह रह कर अचेत हो जाती। उसे गौरी की प्यारी आंखें बार बार याद आती, लेकिन गौरव के विश्वासघात की बात याद कर वह निस्तेज हो जाती। वह बार बार सोचती, क्या यह वही आदमी है, और फिर शून्य में खो जाती। उसकी माँ और पापा दिल्ली से बेटी को लेने आ गए। उधर दिल्ली में अखबार पढ़ते हुए समरेश को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या यह वही आदमी है। लेकिन विश्वास का क्या पहली बार टूटा है? बार बार टूटता है, और फिर भी विश्वास ही है जिस पर दुनिया कायम है। तो दोस्तों, यह थी कहानी क्या वह यही आदमी है, और यह बहुत सुंदर कहानी लिखी है सुशांत जी ने।